गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर आपका जो सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके अंदर आपका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वाद विवाद। मतलब मैंने आपको बता रही थी, मैं आपको विधियां बता रही थी। तो विधि के अंदर जो वाद विवाद था, तो वाद विवाद के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि अध्यापक और छात्र क्या करते हैं, किसी विधि के ऊपर या किसी कंटेंट के ऊपर, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर क्या करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और अपनी सूचनाओं का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो अगर जब छात्रों को पूरी तरीके से स्वतंत्रता होती है अपने विचारों को प्रस्तुत करने की, तो उनके अंदर तर्क और निर्णय शक्ति के साथ साथ विषयों के चयन करने का भी कौशल इसके अंदर विकसित होता है। फिर इसके अंदर आधार आए थे कि किस किस को आधार बनाया जाता है कि स्वतंत्रता रूपी है ये विधि। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों को पूरी तरीके से स्वतंत्रता होती है अपने विचारों को सामने रखने के लिए। इसी के साथ इसके अंदर बच्चों के अंदर तर्क और निर्णय शक्ति लेने का विकास होता है। इसी के साथ इसके अंदर क्या आता है, विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री को काम में लिया जाना आता है। मतलब इसी प्रकार से जैसे हम कोई भी चीजें स्वतंत्र रूप से करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से क्रियाकलापों को काम में लिया जाता है, वो सारी चीजें किसके अंदर देखी जाती है, अपने को वाद विवाद के अंदर देखी जाती है। अब जो नया टॉपिक है वो ये है वाद विवाद विधि के तत्व। तो वाद विवाद विधि के निम्नलिखित तत्व हैं। पहला है संचालक। संचालक मतलब वाद विवाद विधि की जो पाठ योजना या पूरी योजना का जो निर्माण करता है वो करता है श्रम अध्यापक करते हैं। मतलब एक अध्यापक को ओनर के रूप में माना जाता है इसके अंदर, और सभी प्रकार के विषयों को वो एक प्लानिंग के साथ पढ़ाता है। मतलब वित्तीय लेखांकन के लिए सबसे पहले क्लासरूम में जाने से, कक्षा में जाने से पूर्व अध्यापक का एक कर्तव्य होता है कि वो कोई भी सब्जेक्ट मैटर पे, मतलब विषय वस्तु को एक पाठ योजना उसका निर्माण कर ले। पाठ योजना का निर्माण करने के बाद ही वो क्या करता है, अंदर जाके वो अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता है। मतलब इसके अंदर जो पूरा ऑनर माना जाता है वो कौन होता है, एक तरह से खुद स्वयं अध्यापक होता है। और वो पाठ योजना का जब निर्माण करता है तो पाठ योजना उसके बिहाफ पे होनी चाहिए कि पूरी तरीके से, मतलब जब बच्चे उस योजना का अध्ययन करें तो वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाए। मतलब पाठ्य योजना निर्माण के समय अध्यापक को बच्चों की इस विधि को काम में लेना चाहिए कि वो सक्रिय रूप से रहे। मतलब सक्रियता इसके अंदर देखने को मिलनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है समूह। इसके अंदर क्या होता है, जैसे बताया था कि अध्यापक पाठ्य योजना का निर्माण करता है, फिर वो क्या करता है, कक्षा कक्ष को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है, मतलब समूह का निर्माण करता है। तो जब वो समूह का निर्माण करता है तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि वित्तीय लेखांकन लिए समूह बनाने के लिए छात्रों की किन किन चीजों को काम में लेना चाहिए। छात्रों की योग्यता, एक तरह से छात्रों की योग्यता एवं स्वभाव को ध्यान में रखकर समूह का बंटवारा किया जाता है। मतलब समूह का निर्माण किया जाता है। मतलब क्लासरूम के अंदर समूह का निर्माण छात्रों की योग्यता और स्वभाव को देखते हुए किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर विषय वस्तु। सब्जेक्ट मैटर। मतलब वाद विवाद जब प्रस्तुत किया जाता है तो विषय वस्तु का अपने आप में एक बहुत अत्यधिक महत्व होता है। और जब विषय वस्तु का वो चयन करता है तो उसको तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। छात्रों की आयु,
मानसिक स्तर, योग्यता एवं रुचि। ठीक है, विषय वस्तु का निर्माण करते समय मतलब विषय वस्तु का चयन करते समय अध्यापक को छात्रों की आयु, मानसिक स्तर, योग्यता और रुचि को ध्यान में रखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बिहाफ पे ही वो वाद विवाद विधि का प्रयोग अपनी कक्षा के अंदर करता है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर सहायक सामग्री। टीचिंग एड्स। सहायक सामग्री का निर्माण करते समय मतलब सहायक सामग्री का उपयोग वाद विधि के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि बच्चे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बच्चे जो सक्रियता की भूमिका निभाते हैं, मतलब बच्चों को हर कुछ अपने विचार को प्रस्तुत करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। वो किसी भी बिहाफ पे अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। तो इसके लिए जब वो सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं तो इसका श्रेय किसको जाता है? अध्यापक और अध्यापक और छात्र दोनों को इसका श्रेय जाता है। दोनों ही इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कि अध्यापक किस तरह सहायक सामग्री को प्रस्तुत करे और विद्यार्थी किस तरह उस चीज को अपने अंदर ग्रहण करे, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करे। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर मूल्यांकन। इवैल्यूएशन। वाद विधि कितनी सफल हुई है, इसके लिए कंप्लीट विषय वस्तु का अध्ययन करने के बाद अध्यापक को मूल्यांकन करना चाहिए और मूल्यांकन के बाद ही ये पता लगाया जा सकता है कि ये विधि कितनी प्रभावशाली सिद्ध हुई है और हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट बच्चों को कितना अधिक से अधिक ग्रहण किया है, बच्चों ने कितना याद रहा है बच्चों को। तो इसके लिए सबसे ज्यादा ये मूल्यांकन होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके अंदर क्या पता लगता है? छात्रों के ज्ञान एवं व्यवहार में कितनी वृद्धि हुई है। छात्रों के ज्ञान एवं व्यवहार में कितनी वृद्धि हुई है। मूल्यांकन का उद्देश्य ये होता है कि मूल्यांकन का ये उद्देश्य होता है कि हम ये पता लगाते हैं कि छात्रों के ज्ञान और व्यवहार में कितनी वृद्धि हुई है और व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है। ये आपके क्या थे? वाद विधि के तत्व थे। अब आपका होमवर्क है वाद विवाद विधि के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। इसी के साथ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।